नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल मेरी पाठशाला में वेलकम करता हूं। आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो आज शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। आपको यह बताना है कि उपरोक्त में से कौन-कौन से कथन सत्य हैं, सही है। आपके ऑप्शंस केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के आयोजन के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। बात करते हैं दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन। यह 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापारिक मंच प्रदान करता है। इसका आयोजन भागीदार देश नीदरलैंड है। फोकस देश की अगर बात करें तो जापान है। मुख्य विषय है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण और इसका शुभंकर है मिल इंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक एसएचजी इकाइयों को विभिन्न प्रकार के बीज और सुविधाओं का अवसर दिया है। तो अब आपके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कहता है कि 3 से 5 नवंबर के मध्य दूसरा फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। बिल्कुल भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो पहला कथन आपका पूरी तरह सत्य है। दूसरा कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। तो आप इस से देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस प्रकार से विकल्प आपका दो गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका नवंबर 2023 में जारी एडल गिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन हैं अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर। देखते हैं इसका डिटेल्स। एडल गिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 जारी हुई। नवंबर 2023 में यह लिस्ट जारी किया गया। एडल गिव फाउंडेशन एवं हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह लिस्ट जारी की जाती है। इस सूची में देश के 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान दिए। विप्रो के अजीम प्रेम जी 1774 करोड़ रुपए दान देकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एवं परिवार ने 376 करोड़ रुपए दान देकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। जोरोदा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। इस प्रकार से अगर बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे डिटेल्स के साथ तो शिव नाडर सबसे ज्यादा दानदाता की श्रेणी में मौजूद हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, शिव नाडर, जिन्होंने हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहां पर आयोजित किया गया?
तो अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की अगर बात करें, यह कहाँ पर आयोजित हुआ, थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं इस पर। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 2023 में आयोजित हुआ। यह 13 से 14 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा केवड़िया, गुजरात में किया गया था। तो इस हिसाब से देखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो याद रखेंगे अक्टूबर में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स एक बार और पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम JKDFP को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम उपा 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। फिर से इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। डिटेल्स देखते हैं। आपके ऑप्शन ये है, पहले डिटेल्स देखिए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP विधि विरुद्ध संगठन घोषित हुआ 5 अक्टूबर 2023 को। गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम उपा 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत यह विधि विरुद्ध संगठन घोषित हुआ। वर्ष 1998 से यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हुए UAPA 1967 के अंतर्गत, IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के 1967 की धारा 3 के अंतर्गत इसे प्रतिबंधित किया गया है। इसमें धारा 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। याद रखिएगा, गलत तथ्य पूछ रहा है। कौन सा तथ्य गलत है, पहले डिटेल्स देख लेते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। का डिटेल्स देखिए। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान भूमि पूजन 5 अक्टूबर 2023 को जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन होगा। निर्माण लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। विस्तारित होगा लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में। इसमें स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की प्रतिमा की ऊंचाई 52 फीट होगी। यह कांस्य से निर्मित होगी। इस परिसर में प्रतिमा के अलावा होगा एक संग्रहालय। यह संग्रहालय प्रदर्शित करेगा रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी। प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया है वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर। तो याद रखेंगे। अब ऑप्शन पे आते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक उद्यान का भूमि पूजन किया, एकदम सत्य है। देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसकी निर्माण लागत राशि 100 करोड़ रुपए है, बिल्कुल। डिटेल्स देखिए, ये 100 करोड़ रुपए है। तीसरा ऑप्शन है, यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, यह 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा, ना कि 31। और इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा लगेगी। तो आपका सी
तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? फिर से प्रश्न पढ़िए। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ये आपके ऑप्शन है। प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण 2 अक्टूबर 2023 को किया गया। शिलान्यास और लोकार्पण के लिए परियोजनाओं की लागत राशि है 19,260 करोड़ रुपए। तो आप अपने ऑप्शन पे आइए। 19,260 करोड़ रुपए आपका बी ऑप्शन है और यही आंसर हो जाएगा। अब अन्य डिटेल्स पढ़ लेते हैं। लोकार्पण दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का शिलान्यास किया गया। जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का। अन्य क्षेत्रों में IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण और परिसर में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखना शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन आपके सामने है। लखनऊ प्रयागराज, लखनऊ बरेली, लखनऊ वाराणसी, लखनऊ आगरा। डिटेल्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हर घर सोलर अभियान शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2023 को। यह लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया है। कहाँ? लखनऊ और वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। इस अभियान के तहत लगाया जाएगा रूफटॉप संयंत्र। उद्देश्य है यूपी नाडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र आवासीय व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपर्युक्त कथनों में सही कथन चूज करना है। डिटेल्स देख लेते हैं। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 17 से 19 अक्टूबर 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है, तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट अहमदाबाद में आयोजित किया, जबकि मुंबई में हुआ है। ठीक है, पहला गलत हो गया। तो देखते हैं। केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौ वहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो अब कथन 2 एकदम सत्य है, पहला गलत है क्योंकि मुंबई में यह आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना ब्लूप्रिंट अमृत काल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पर भी विस्तार से कार्य की बात की। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो यह ऑपरेशन था ऑपरेशन अजय। तो देखिए ऑपरेशन अजय बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अब डिटेल्स देखिए। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ऑपरेशन अजय। 11 अक्टूबर 2023 को यह शुरू हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। ऑपरेशन कावेरी क्या है? अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान से है और ऑपरेशन अजय का संबंध इजराइल से है। ठीक है, जरूर याद रखेंगे।
अगला है मैंग्रोव। अब पर्यावरण और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसे आप सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। पहले डिटेल्स देखिए। इस मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा किया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 26 जुलाई 2023 को। घोषणा की गई है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। यह मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए एक वार्षिक कार्य योजना बनाएगा। गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ रख रखाव और समन्वय को विशेष देखने का कार्य करेगा। विशेष तथ्यों में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगभग 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव की स्थिति की बात करें तो ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण 4,992 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाले शीर्ष 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। जरूर याद रखेंगे। तो इसका आंसर तो आपका हो गया पश्चिम बंगाल, जहां पर मैंग्रोव शेल का आयोजन हुआ। साथ में सबसे ज्यादा मैंग्रोव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। टोटल कितना है? 4,992 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, जरूर याद रखिए। अगला है हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया? तो RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको ग्लोबल फाइनेंस का अवार्ड दिया है USA ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चर्चा में क्यों है? सितंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान मिला है। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग भी दी गई है। ये भी ध्यान रखना है। अगला है अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ पंचमढ़ी में किया गया है। भारत का पहला जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में इसका उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया 4 अक्टूबर 2023 को। शुभारंभ करता है कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी ने। इस पार्क में मौजूद है रेशम के चारों प्रकार, मलबरी, टसर, ईरी और मूंगा से संबंधित चीजें। ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बन गया है? तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बन गया है सितंबर 2023 में। यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य होगा। 1414 वर्ग किलोमीटर में है। 925.12 वर्ग किलोमीटर इसका बफर जोन है। इसमें शामिल होंगे नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर के क्षेत्र। ठीक है, यह विस्तारित है मध्य प्रदेश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिलों में। विशेष तथ्य, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जंगली जानवरों को सुरक्षित संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के तहत विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। तो याद रखना है 54वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है। अगला है अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का क्या नाम है? जरूर ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। कौन सा? धौलपुर करौली। 22 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मंजूरी दिया है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसको मंजूरी दी गई। 1058 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें 368 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र, 690 किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा? धौलपुर करौली।
तो राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है महादेई। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। याद रखिएगा ये गोवा में स्थित है। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। यह अभ्यारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने दिया है। 24 जुलाई 2023 को यह निर्णय दिया गया है। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में। अगला है जुलाई 2023 में किसने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग हाई हैव स्पेस स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो अगर बात करें तो अमेजन इंडिया ने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग आई हैव स्पेस स्टोर खोलने की घोषणा की है। यह पहला फ्लोटिंग आई हैव स्पेस स्टोर होगा। जुलाई 2023 में इसकी घोषणा हुई अमेजन इंडिया द्वारा। लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस के एक हिस्से के रूप में है। इसके खुलने से पूरे श्रीनगर में ग्राहकों को तेज और विश्वसनीय डिलीवरी छोटे व्यवसायों को अवसर मिलेगा। आई हैव स्पेस कार्यक्रम लॉन्च हुआ 2015 में। इस कार्यक्रम में भागीदार हैं भारत के लगभग 420 कस्बों और शहरों में लगभग 28,000 लोग और किराना भागीदार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सारी चीजों को। अगला है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? तो 25 से 28 सितंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में आपका 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एक्सपो का आयोजन हुआ। इसका मुख्य विषय है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर। शुभंकर है कॉफी स्वामी, एम्बेसडर है रोहन बोपन्ना। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, आईसीओ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और भारतीय कॉफी बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ हुआ 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन? बंगलुरु कर्नाटक में। ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 5 अगस्त 2023 को भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। उड़ीसा सरकार और सीआईआई पूर्वी क्षेत्र द्वारा इसका आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस अगर मनाने की बात करें तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। क्या है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस? इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे की अगर बात करें तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। पहली बार मनाया गया 23 अक्टूबर 2014 को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत हिम तेंदुए के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। तो आप सभी जरूर ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। इस 23 अक्टूबर की डेट नहीं भूलिएगा। ठीक है, साथ में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अनुसूची 1 के तहत हिम तेंदुए के शिकार को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। हमारे यहाँ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कार्य करता है। और जैसे टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व 1973 के द्वारा चीजें रन करती हैं, जिस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर विश्व कपास दिवस की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे 2023 7 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। मुख्य विषय में अगर बात करें तो कपास को सभी के लिए उचित और टिकाऊ बनाना, खेत से फैशन तक। इसका जो मेन थीम है उसे जरूर ध्यान रखेंगे, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फॉर टू फैशन। इस दिवस को मनाने की पहल वर्ष 2019 में हुई थी। तो विश्व कपास दिवस का आयोजन 7 अक्टूबर को किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में देश भर में 69वां वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया?
महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे कि 2023 में देश भर में 69वां वन्यजीव सप्ताह मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर को। कब से? 2 से 8 अक्टूबर को यह मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी जरूर रूप से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में देश भर में 69वां वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया? तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य पूरे देश में 69वां वन्यजीव सप्ताह 2023 में मनाया गया, जिसका मुख्य विषय या थीम था वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए समावेशी और सामूहिक भागीदारी का उपयोग करना। यह सप्ताह सभी प्राणियों के लिए उनके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस डेट को जरूर याद रखेंगे आप सभी लोग। 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? याद रखेंगे, वर्ष 2023 में विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर 2023 को मनाया गया। वर्ल्ड मैरीटाइम डे। यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है। इसका मुख्य थीम या विषय था मारपोल एट 50, आवर कमिटमेंट गोज ऑन। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग परिवहन वैश्विक व्यापार का 80% से अधिक विश्व भर के लोगों और समुदायों तक पहुंचाती है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो याद रखेंगे, विश्व समुद्री दिवस इस बार 28 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 2023 26 सितंबर 2023 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय था वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़े रहना। ग्लोबल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को। विश्व नारियल नारियल दिवस की अगर बात करें, वर्ल्ड कोकोनट डे 2023 की, तो 2 सितंबर 2023 को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा यह मनाया गया। मुख्य विषय है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसका उद्देश्य लोगों को नारियल के महत्व और उपयोग के बारे में जागरूक करना। साथ ही वर्ष 2023 में विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो विश्व जल सप्ताह 2023 में 20 से 24 अगस्त के मध्य मनाया गया। कब से? 20 से 24 अगस्त के मध्य यह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया। कब? 2 अगस्त को। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के सीमित संसाधनों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा उसे संरक्षित करना, यानी जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम है। अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया। यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग पूरी तरीके से उपभोग कर चुका होता है और उस उपयोग को समाप्त कर चुका होता है जो उसे उस वर्ष में करना होता है। तो 2 अगस्त को यह सीमा समाप्त हो चुकी थी। इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण माना जाता है और इस दिवस को पारिस्थितिकी ऋण दिवस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे को पारिस्थितिकी ऋण दिवस भी कहा जाता है, यह भी जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपके करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला रही। निश्चित रूप से ये ध्यान रखिएगा। साथ में अगर मैं बात करूं तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा जिससे अधिक संख्या में लोग इसके साथ जुड़ सकें और लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।